नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सड़क पर उतरी और ममता बनर्जी सड़क पर उतरी तो फिर वही जनसैलाब और वही तेवर जो सत्ता के थे। फर्क इतना था कि इस वक्त ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी के सड़क पर उतरने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि जनसैलाब से यह सरकार डरती है। ममता बनर्जी के सांसद और विधायकों को जिस तरह से तोड़ा गया, 65 विधायक और 20 सांसद तोड़े गए हैं, तोड़कर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी के जनसैलाब को रोक नहीं पाई और उसके जज्बे को। एक बात यह तय हो गया है कि ममता बनर्जी अब बंगाल न तो छोड़ने वाली है और ना तो भारतीय जनता पार्टी से डरने वाली है। यह बात साफ हो गई। और यह भी साफ हो गया कि ममता बनर्जी सड़क पर उतरने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हौसले अभी भी बुलंद हैं। इन बात के बार बार जिक्र हो रहा था, लेकिन गोदी मीडिया किसी भी तरह से ममता बनर्जी को डिस्क्रेडिट करना चाहता था, उनको भय एक पैदा करना चाहता था कार्यकर्ताओं में, लेकिन कर नहीं पाया। और अब लगातार ममता बनर्जी सड़कों पर रहेंगे और कांग्रेस भी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भी राजस्थान के कोटा में सड़कों पर उतर गए। यह आगाज है इस देश में एक बार फिर आंदोलन का, और यह आंदोलन सामान्य नहीं होगा। यह आंदोलन सत्ता को हिलाने वाला और सत्ता को भगाने वाला आंदोलन होगा, क्योंकि जिस तरह से जनता के साथ में क्रूरता यह सरकार कर रही है और एक ऐसा तरीका अपना रही है सत्ता में आने का जिसे वोट चोरी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, संविधान और कानून की आड़ में छिपकर और अपने मर्जी का कानून चला करके यह सत्ता में बैठ रही है। और इसमें बड़ी खुले तौर पे कहना पड़ेगा कि इसमें चुनाव आयोग 100% इस सरकार के साथ है। यह बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए कहनी पड़ेगी कि उसकी निष्पक्षता विपक्ष के प्रति नहीं दिखती है। विपक्ष जाने से वह कहता है गेट आउट, और सरकार के प्रत्याशियों में लाख खामियां हो उसे पास कर देता है, लेकिन विपक्ष के मीनाक्षी नटराजन जैसे प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर देता है। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की नाकामियां भी झलकती है। वह निष्पक्ष नहीं दिखता, पक्षपाती दिखता है और उस पर कोई फैसला नहीं लेता। और मीनाक्षी नटराजन जैसे लोग, जो एक सुलझे हुए और देश हित में काम करने वाली महिला, वह राज्यसभा सांसद बनने से वंचित हो जाती है। लानत है ऐसी व्यवस्था पर, जो पक्षपाती हो और जो बिका हुआ हो। लेकिन यूं कहने से कि कोई बिक गया है या वह किसी से मिल गया है, बात नहीं बनती। अगर है और यह चीजें दिख रही है तो जिस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महंगाई की बात होनी चाहिए, वहां तो बेईमानी हो गया यह बात करना कि शिक्षा मिलेगी। 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए, रोजगार मिलेगा, करोड़ों रोजगार लगे हुए चले गए लोगों के। 67% लोग इस देश में उनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार से वंचित है वह। और सरकार चुनाव जीत रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश लूटा जा रहा है, सरकार की नाकामियां नजर आ रही है, विश्व में उसके चेहरे पे थूक रहे हैं लोग, सब बिके हुए हैं, वोट चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, एक असंवैधानिक सरकार बन रही है, लोग अशिक्षित हो रहे हैं, लोग का भविष्य दांव पर लग रहा है और सरकार चुनाव जीत रही है। कौन वोट दे रहा है? चुनाव आयोग। और जब पकड़ा जाता है तो 4000 ईवीएम मशीन बंगाल के अंदर जला करके खाक कर दिया जाता है। अब ऐसे में ममता बनर्जी के 65 विधायक और 20 सांसद को तोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में तोड़ने लगी, उनके 6 सांसदों को तोड़ा गया।
उसको लेकर के कहा जा रहा है कि 15-15 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए हैं उनको, 100-100 करोड़ में मामला सॉल्व हुआ है, 50-50 करोड़ में हुआ है, इस तरह की बात कोई और नहीं। उद्धव ठाकरे शिवसेना के संजय राउत का यह बयान है। अब अगर परिस्थितियां यह हैं तो अगला नंबर अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है। अब ध्यान से समझने की जरूरत है कि आखिर यह सब कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आखिर यह सरकार क्यों तोड़ रही है। इसके पास तो बहुमत है, सत्ता में है, एनडीए गठबंधन के पास 292 है और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए, फिर क्यों तोड़ रही है? क्योंकि इस इंडिया गठबंधन के एकजुटता से इसे डर है। तो आप दर्शक कहेंगे कि आखिर वह टूट के जा क्यों रहे? वह जा नहीं रहे, उन्हें धमका करके ले जाया जा रहा है। 2 साल में क्यों नहीं टूटे? 2 साल तक कोई सांसद क्यों नहीं किया? 2 साल तक उसकी पार्टी की कमियां क्यों नहीं नजर आई उसे? अचानक क्यों नजर आने लगी? और सबकी एक ही काम है कि पार्टी में कमियां है, सुनी नहीं जाती। तो इसके पहले क्या करते थे? इस्तीफा देकर के चला जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी इंसानियत है तो इस्तीफा नहीं दे रहे, टूट के जा रहे हैं। अब डरा धमका करके किया जा रहा है। तो अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि चुनाव में क्या गारंटी है कि विपक्ष अब जीतेगा, जब चुनाव आयोग इस तरह से बिका हुआ है, न्यायपालिका को कोई मतलब नहीं है, वह संज्ञान ही नहीं लेगा, वह तो एक मात्र मार्गदर्शक बनकर के, मुख्य दर्शक बनकर के वहां पर अपना तमाशा दिखा रहा है। तो ऐसे में चुनाव लड़ने अब कोई मतलब नहीं रहा, न्यायपालिका में न्याय की उम्मीद नहीं रही, वहां न्यायपालिका में न्याय मांगने नहीं जाना चाहिए। अब लोगों को वहां से कोई मतलब नहीं रहा। हमारे सीजीआई साहब बैडमिंटन खेलने में व्यस्त हैं। ऐसे में जनता को सड़क पर आकर के इस सरकार से सवाल पूछना चाहिए और तब तक सड़क पर रहना चाहिए जब तक यह सरकार जवाब न दे, और जब जवाब न दे पाए तो उखाड़ के इसको फेंक दे। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस सरकार को चुना गया था यह देश के काम करने के लिए, देश बेचने के लिए नहीं। इस सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, सबका साथ सबका विकास, किसानों को C2+50 MSP मिलेगी, लेकिन मिला क्या? ठन गोपाला, सबको धोखा दिया इस सरकार ने। अब आते हैं उन मुद्दों पर कि इसका फादरलैंड कौन है इस सरकार का? आरएसएस। उस आरएसएस को कांग्रेस कर्नाटक की सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस किया है कि भैया आप अपना ब्यौरा दीजिए, आपको इनकम कहां से हो रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन कहां पे है, आपके कितने दफ्तर हैं, कितने लोग आपके पास हैं, आप टैक्स की क्या प्रक्रिया फॉलो करते हैं। लेकिन आरएसएस नहीं दे रहा है। आरएसएस को बेंड लगना बहुत जरूरी है और कर्नाटक सरकार ने आरएसएस को नोटिस दे करके एक बात तो जाहिर कर दी कि अब आरएसएस की भी बेंड बजने वाली है। और जब इस सरकार ने देख लिया कि आरएसएस की अब बेंड बज जाएगी और कांग्रेस की सरकारें अब एक्टिव हो रही हैं कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर, केरल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर, हिमाचल के अंदर, इन 5 राज्यों से अगर आरएसएस के ऊपर नोटिस चला गया और विधानसभा में चर्चा इस पर होने लगी, फिर आरएसएस के लिए संकट खड़ी हो जाएगी। आरएसएस नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का यह चोर कुनवा भी नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे में सवाल बहुत गंभीर है कि नीतीश नायडू जैसे लोग यह क्या कर रहे हैं, इस सरकार के साथ क्यों खड़े हैं, वह भी इस देश की जनता पूछेगी। अगर इतिहास कल को लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा नीतीश नायडू जैसे नाम के चेहरे थे जो इस देश से गद्दारी किए, ऐसे तानाशाह सरकार को सपोर्ट करके। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन उस चंद्रबाबू नायडू को अब इन छात्रों के हुंकार से डर लग रहा है, तो सरकार को कह रहे हैं छात्रों को आवाज को मत दबाओ। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को भी उखाड़ फेंकना ऐसे नेताओं को जरूरी होता है जो ऐसे दमनकारी सरकारों के साथ देती है। इसके लिए चंद्रबाबू नायडू जाने जाते हैं। 18 में समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब नोट मिल रहा है उन्हें अच्छा खासा, और देश बेचने में नीतीश नायडू दोनों भागीदार हैं। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। ऐसे में जनता सब समझ रही है। कहते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है, आजकल ऊपर वाला नहीं देखता है,
आजकल सड़कों पर देखा जाता है जब सड़कों पे आते हैं। यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरो और इस सरकार को सबक सिखाओ, नहीं तो शिक्षा की बात भूल जाओ, गुलामी ऐसी मिलेगी। अंग्रेजों ने भी वैसा गुलाम नहीं बनाया था जैसा यह दमनकारी लोग गुलाम बनाएंगे। यह 400 सांसदों को इकट्ठा करना चाहते हैं तोड़ के। इनके काले इरादे जो हैं वह सामने आ गए हैं। कुछ बहुत बड़ा झोल इस सरकार में चल रहा है जो यह तोड़ करके 400 सांसदों को डंडा और कनपटी पर लगा लगा करके यह इकट्ठा कर रहे हैं। इनके इस दमन से इस देश को बचाना जरूरी है। यह बात राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो वह खबरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। यह सारी चीजें राहुल गांधी कह रहे हैं। अब इसी लड़ाई के लेकर के राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं। कितनी कामयाबी मिलेगी? इंडिया गठबंधन क्या चुनौती बन पाएगा मोदी सरकार के लिए? नीतीश नायडू को अक्ल आएगी? यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यह सरकार इस देश के लिए घातक है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफजे इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।